नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल TG2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। ये दोस्तों यूपीपीसीएल के साथ साथ और भी किसी एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्न करेंगे, जो कि सभी टॉपिक से संबंधित होंगे। सभी टॉपिक से हमने 5-5, 6-6 प्रश्न लिए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, चलिए आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। वैद्युत आग बुझाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक उपयुक्त है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों आग बुझाने के और कुछ टाइप दिए गए हैं, जैसे कि वैद्युत आग बुझाने वाले कुछ महत्वपूर्ण अग्निशामक दिए गए हैं, जैसे कि जल युक्त अग्नि बुझाने का यंत्र, फोम टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र और शुष्क पाउडर टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र और कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप अग्नि बुझाने का यंत्र, रेत से भरी बाल्टी इत्यादि। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत आग में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हेलॉन यानी CTC वाले इसका राइट आंसर है ये। चलिए हम इसमें और कुछ जानते हैं। जैसे कि दोस्तों इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा ब्रोमोक्लोरो डाई फ्लोरोमीथेन यानी BFC नामक द्रव वायुदाब के साथ भरा हुआ होता है। इस यंत्र का उपयोग सामान्यतः सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए किया जा सकता है। उपयुक्त द्रव जलती हुई वस्तु को ढक लेता है और उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर तुरंत ही आग को बुझा देता है। इस प्रकार की अग्नि बुझाने वाले विशेष तौर पर विद्युत उपकरण पर प्रयोग करने के लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित होते हैं। अगला प्रश्न अगला है, जैसा कि दोस्तों विद्युत कार्य के लिए किस प्रकार के जूतों का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोटे रबड़ सोल वाले चमड़े के जूतों का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये रबड़ विद्युत रोधक होता है और जो कि विद्युत शॉक से हमें बचाता है। अगला प्रश्न अगला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नियॉन टेस्टर को इसके डेड डैश वोल्टेज द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कार्यकारी इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों आप इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। चलिए हम इसमें कुछ और जानते हैं। जैसे कि दोस्तों नियॉन टेस्टर यानी फेज टेस्टर पेचकस के समान होता है। इसके द्वारा सप्लाई फेज टेस्ट किया जाता है। इसमें 8 सेंटीमीटर लंबा ब्लेड लगा होता है। इसका प्रयोग 500 वोल्ट तक की विद्युत की उपलब्धता को जांचने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों लकड़ी के सामानों पर छिद्र बनाने के लिए डेड डैश का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बर्मा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज डेड डैश को मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, व्यास को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से तार गेज में उच्च धारा वहन क्षमता होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 18 SWG में उच्च धारा वहन क्षमता होगी। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जिस तार का SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज कम होता है उस तार का व्यास अधिक होता है, और इसके विपरीत जिस तार का SWG अधिक होता है उस तार का व्यास कम होता है। और अतः कम SWG वाले तार का व्यास अधिक होने के कारण उसका प्रतिरोध यानी R बराबर रो L अपान ए कम होगा और उसमें धारा अधिक प्रवाहित होगी। अतः उपरोक्त प्रश्नानुसार 18 SWG वाले तार से 18 SWG वाले तार में अधिक धारा प्रवाहित होगी। अगला
अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 10 एम्पियर की भारित धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण धारा यानी लीकेज करंट डेड डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे निकाला है, किसी मशीन में लीकेज धारा 1/5000 भारित धारा के होती है। किसी मशीन की क्षरण धारा यानी लीकेज करंट का मान कम से कम होना चाहिए। लीकेज धारा बराबर देख सकते हैं भारी धारा 5000, यहाँ पर मान रख देंगे आपका 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाट विद्युत शक्ति की इकाई होती है, जो कि जबकि दोस्तों करंट की इकाई एम्पियर होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, रेजिस्टेंस की इकाई प्रतिरोध होती है। अगला प्रश्न, इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं P बराबर W/T जो कि होता है, और इसकी जो मात्रक होता है दोस्तों आप देख सकते हैं जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एम्पियर होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है, वोल्टेज की वोल्ट होती है, कार्य की जूल होती है। अगला प्रश्न अगला है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं विद्युत धारा का रूढ़ प्रतीक डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आई होता है, और वोल्टेज को वी के शक्ति डब्ल्यू होती है और रेजिस्टेंस आर होता है। चलिए अगला प्रश्न अगला है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम परावैद्युत क्षमता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी SF6 गैस, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि दोस्तों देखते हैं इसमें SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का परावैद्युत सामर्थ्य उच्चतम होता है। इसी वजह से इसका उपयोग उस रेटिंग के स्विच गियर में किया जाता है। अगला प्रश्न अगला है, जैसा कि दोस्तों केबल की इंसुलेशन की प्रतिरोधकता तापक्रम बढ़ाने पर यानी तापक्रम बढ़ने पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चरघातांकी रूप से घटेगी, ये इसका सही उत्तर है। क्योंकि दोस्तों इसमें इंसुलेटर का प्रतिरोध तापमान गुणांक ऋणात्मक होता है, इसलिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, एकल कोर यानी सिंगल कोर केबल में समानता प्रदान नहीं करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्टील आर्मरिंग इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं स्टील आर्मरिंग का प्रयोग मल्टी कोर केबल में किया जाता है, और आर्मरिंग केबलों को बाह्य यांत्रिक आघातों से बचाता है। अगला प्रश्न, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुचालक होते हैं परावैद्युत पदार्थ। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख परावैद्युतांक निम्न है, जैसे कि परावैद्युत पदार्थ में और परावैद्युतांक यहाँ पर देख सकते हैं। वायु के लिए देख सकते हैं दोस्तों 1.006 होता है, बैकेलाइट का परावैद्युतांक होता है 4.5 से लेकर 5.5, और कांच का देख सकते हैं आप, इसी तरह आप सभी का देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए अशुद्ध जल का दोस्तों 0 होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक संधारित्र यानी कैपेसिटर में संग्रहित ऊर्जा ई को किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ई बराबर CV²/2 इसका राइट आंसर है। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये फार्मूला होता है, यहीं पर इसका मान रख कर निकाल लिया जाता है। मान लो कोई भी मान हो, ऊर्जा जैसे निकालनी है तो इसमें मान रख देंगे तो आपका जो आंसर होगा आपका निकल कर आ जाता है। जैसा कि अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक श्रृंखला परिपथ के कुल प्रतिरोध R 100 ओम है। पहले दो प्रतिरोध 30 और 50 ओम और तीसरा प्रतिरोध ज्ञात करें। दोस्तों आपको इसमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो कि दोस्तों सीरीज में जुड़े हुए हैं। सिंपल सा होता है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सभी को जोड़ लेंगे, आपका जो आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पूरा प्रतिरोध टोटल 100 दिया गया है, यहाँ पर पूरा जोड़कर इसे R3 का मान निकाल लेंगे, आपका 20 निकल कर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आप हल करना, जैसा कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, समांतर में जुड़े 4 ओम और 12 ओम के बीच समरूपी प्रतिरोध की गणना करें। दोस्तों आप इसे हल करेंगे 4 और 12 ओम को, दोस्तों ये समांतर में जुड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्लस 1/12 इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1,
तो 4 3 आपका आ जाएगा, इससे भाग करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, ऊपर 4 आएगा नीचे 12 आ जाएगा। फिर इसे भाग करेंगे तो 1/3 आएगा, तो 1/3 आएगा तो इसे r बराबर लिखेंगे तो 3 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा हमारा पढ़ाया हुआ। अगर समझ में आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोल्डरिंग प्रक्रिया में टिन और लेड का सबसे सामान्य अनुपात क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 40 और 60, मतलब 60/40, यानी 60% आपका टिन रहता है और 40% आपका शीशा रहता है। चलिए अगला प्रश्न आपको जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्च वियोजन क्षमता यानी HBC वाले फ्यूज बहुत डैश प्रतिक्रिया करते हैं और प्रारंभिक प्रोत्कर्ष यानी स्टार्टिंग सर्ग और एक अधिक भार के बीच डैश कर सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी तेजी से भेद इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं उच्च वियोजन क्षमता यानी हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी वाले फ्यूज बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और प्रारंभिक प्रोत्कर्ष और एक अतिभार के बीच भेद कर सकते हैं। फ्यूज वैद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों से सुरक्षा करती है। यह परिपथ फेज वायर के सीरीज में जुड़ता है। दोस्तों जो फ्यूज होता है वो परिपथ के सीरीज में जोड़ा जाता है। चलिए अगला है, जैसे कि दोस्तों इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परिपथों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के फ्यूज का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फेरुल कंटैक्ट कार्टिज फ्यूज का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह पूर्णतया वायुरुद्ध यानी एयर टाइट प्रकार का फ्यूज होता है। इसमें प्रायः तांबा व टिन जैसे कि तांबा होता है 63% व टिन जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं 37% की मिश्र धातु का तार कांच अथवा पोर्सलिन की ट्यूब में बंद कर दिया जाता है। फ्यूज जल जाने की स्थिति को दर्शाने के लिए इसमें एक इंडेक्स वृत्त होता है जिसके सामने एक कागज लगा होता है। फ्यूज जल जाने पर कागज काला पड़ जाता है। इस फ्यूज को बिना खोले ही उसके जल जाने का पता चल जाता है। ये प्रायः 2 से 60 एम्पियर क्षमता तक के बनाए जाते हैं। अगला है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी करंट का ताप प्रभाव इसका राइट आंसर है। इसके सिद्धांत पर फ्यूज काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका फार्मूला देख सकते हैं ऊष्मा का H बराबर I² RT, और फ्यूज जो है फ्यूज केवल फेज तार के सीरीज में लगाया जाता है। यह शॉर्ट सर्किट तथा अतिभार यानी ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार सामान्यतः टिन तथा लेड यानी टिन जो होता है 63%, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 37 होगा, यहाँ पर गलत दिया गया है, यहाँ पर 37 शीशा कर लीजिएगा, ये सही है। चलिए अगला है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं सीरीज में जुड़े 10 शुष्क सेल 15 वोल्ट उत्पादित करते हैं। यदि वे समांतर में जुड़े हों तो इस संयोजन डैश उत्पादित होगा। सिंपल सा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 1.5 वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात कर देते हैं कि इसका कैसे आया है। यहाँ पर देख सकते हैं शुष्क सेल का EMF 15 वोल्ट अपन 10 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, अब 1.5 वोल्ट वाले शुष्क सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज का मान 1.5 वोल्ट होगा, क्योंकि दोस्तों समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। अगला है, जैसे कि दोस्तों यदि एक बैटरी 6 घंटे के लिए 10 एम्पियर धारा देती है तो बैटरी का निर्धारित रेटिंग क्या है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर धारा दी गई है और समय दिया गया है। यहाँ पर बैटरी की रेटिंग बराबर होता है एम्पियर इंटू टाइम। यहाँ पर इसका मान रख देंगे तो आपका 60 एम्पियर आवर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया, एक बैटरी जिसका आवेश डिस्चार्ज होने के बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक सेल को पुनः आप चार्ज कर सकते हैं। यह सेकेंडरी सेल होता है। वह सेल जिसे पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है तब वह EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न करते हैं, सेकेंडरी सेल कहलाते हैं।
इन्हें संचायक सेल भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं लेड एसिड सेल, एडिशन सेल और निकल लौह सेल और निकल कैडमियम सेल आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, सीसा अम्ल सेल की वाट घंटा दक्षता डेड डैश होती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 75% होती है। चलिए, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं लेड एसिड सेल यानी द्वितीयक लेड एसिड सेल जो होता है द्वितीयक सेल होता है। इसे पहले विद्युत देकर चार्ज करना पड़ता है तथा तब यह ईएमएफ उत्पन्न करता है। जैसे इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। और सीसा अम्ल सेल की दक्षता 2 प्रकार की होती है, जैसे कि दोस्तों एम्पियर आवर और दूसरा है वाट आवर, यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेल या बैटरी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सीसा का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, लेड एसिड सेल में किस तरह की ऊर्जा संचित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा इसमें संचित होती है। यह द्वितीय बैटरी होती है, यह लेड एसिड संचायक बैटरी तथा दूसरी क्षारीय संचायक बैटरी होती है। अगला प्रश्न, 100 एम्पियर आवर क्षमता की बैटरी को 8 एम्पियर की धारा लगभग डेड डैश देनी चाहिए। सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दक्षता ये बैटरी की क्षमता बराबर होती है एम्पियर इंटू घंटा। यहाँ पर बैटरी की क्षमता 100 दी गई है, यहाँ पर एम्पियर का मान रखेंगे तो काट देंगे तो आपका 12.5 आएगा, लगभग में आपका 12 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न अगला है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए विद्युत आपूर्ति डेड डैश द्वारा होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डीसी स्रोत इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि क्रोमियम प्लेटिंग के लिए 3 से 4 वोल्ट की वोल्टता की आवश्यकता पड़ती है। यदि वस्तुओं की सतह क्षेत्र अधिक हो तो 5 से 6 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है। क्रोमियम प्लेटिंग की धारा घनत्व जो है 250 से लेकर 350 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। कॉपर प्लेटिंग के लिए 4 से 12 वोल्ट और धारा घनत्व यहाँ पर देख सकते हैं 100 से 300 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सिल्वर प्लेटिंग के लिए घनत्व 20 से 30 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। निकिल के लिए देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों आपके ये सभी अपने आप में एक प्रश्न है। यहाँ पर से दोस्तों आपके यूपीपीसीएल टीजीटी में आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे ही बनेंगी। जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विद्युत इस्त्री, ये इसमें विद्युत चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता। जबकि दोस्तों ट्रांसफार्मर में, सुरक्षा रिले में, कॉलिंग बेल में विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। जैसा कि विद्युत प्रेस में परावैद्युत पदार्थ के रूप में माई का उपयोग किया जाता है और माई का विद्युत का कुचालक परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर एक दंड चुंबक को 2 टुकड़ों में टूट जाए तो क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक बन जाएगा जिसके पास उत्तर और दक्षिण ध्रुव होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में लौह चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी निकिल इसका राइट आंसर है। सॉरी दोस्तों, वे पदार्थ जो एक चुंबक द्वारा बहुत अधिक आकर्षित होते हैं तथा जिसमें उच्च चुंबकीय गुण होते हैं वे फेरो चुंबकीय पदार्थ या लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों शुद्ध लोहा, कोबाल्ट, स्टील, निकिल आदि। मैग्नेटिक मटेरियल में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल में देख सकते हैं कॉपर, एल्युमिनियम, जर्मेनियम इत्यादि आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेरित ईएमएफ की दिशा हमेशा ऐसी होती है कि यह ईएमएफ के लिए जिम्मेदार बहाव में परिवर्तन करता है और यह गति के विरुद्ध प्रवाह को सेटअप करता है। यह कौन सा नियम है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लेंज का नियम इसका सही उत्तर होगा।
चलिए, जैसा कि दोस्तों आप इसमें ये नियम तो आप जानते ही होंगे, जिससे यह उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, ई बराबर माइनस का एन अपन डी फाई अपन डी टी। यहाँ पर इसका फार्मूला देख सकते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी आरएलसी श्रेणी क्रम सर्किट में आर में वोल्टेज 25 वोल्ट और एल में वोल्टेज 50 वोल्ट और सी में वोल्टेज जो है 50 वोल्ट संयोजन में सप्लाई आपूर्ति वोल्टेज क्या होगी। सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर वी आर दिया गया है, वी एल दिया गया है, वी सी दिया गया है। फार्मूला होता है यहाँ पर देख सकते हैं, वी बराबर रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस रूट कोष्टक में वी एल माइनस वी सी का यहाँ पर पूरा मान रख कर आप हल करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मान रख के हल किया गया, 25 वोल्ट सही उत्तर आ गया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी सर्किट की प्रतिबाधा और प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 20 ओम है। परिपथ सर्किट का शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों आपका आ जाएगा, आप हल करेंगे तो आपका 0.4 उत्तर आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, फार्मूला बराबर कास थीटा बराबर आर अपान जेड होता है। यहाँ पर आर का मान 20 रखेंगे, जेड का मान 50 रखेंगे, हल कर लेंगे तो आपका 0.4 सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, एक आरएलसी सर्किट की अवास्तविक शक्ति और वास्तविक शक्ति क्रमशः 5 किलो वोल्ट एम्पियर और 3 किलोवाट है। सर्किट की प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी रिएक्टिव पावर का आकलन करें। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आप हल करेंगे तो उत्तर निकल कर आएगा 4 किलो वोल्ट एम्पियर। यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मान रखा गया है, आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए आप यहाँ पर देख लेना, जैसे कि पूरा अवास्तविक शक्ति और वास्तविक शक्ति और प्रतिक्रियाशील शक्ति निकालना है। यहाँ पर इसका फार्मूला दिया गया है, यहाँ पर मान रख देंगे तो आपको उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, पाइप भू संपर्कन में भूमि में डाले जाने वाले पाइप की लंबाई इससे तय की जाती है डेड डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी की आर्द्रता इसकी सही उत्तर है। चलिए जैसे कि आप देख सकते हैं, पाइप की भू संपर्कन लोहे की पाइप की सहायता से किया जाता है। यह पाइप जस्तीकृत एवं छिद्रित होता है और यदि जमीन में नमी कम हो तो पाइप की लंबाई अधिक की जा सकती है। पाइप के नीचे के सिरे को नुकीला रखा जाता है जिससे कि इसको जमीन में आसानी से नीचे किया जा सके। चलिए अगला प्रश्न, अगला है, जैसे कि पाइप भू संपर्कन में चारकोल तथा नमक का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भू प्रतिरोध कम करने के लिए, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, भू संपर्कन पाइप के ऊपर क्रम में नमक या लकड़ी के कोयले की परत गड्ढे के ऊपर तक बिछाई जाती है। इससे पाइप के चारों ओर सीलन तथा नमी बनी रहती है और यह हर 15 दिन बाद गड्ढे में पानी डाला जाता है जिससे कि पाइप के चारों ओर भूमि सीलन तथा नमी बनी रहे, यानी दोस्तों उसमें आर्द्रता बनी रहे। चलिए अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऊंची इमारतों और संरचनाओं की रक्षा के लिए डेड डैश आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थिंग यानी भू संपर्कन इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है आपका प्रश्न, टनल डायोड में टनलिंग की घटना किस व्यवहार पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम यांत्रिक व्यवहार इसका राइट आंसर है। चलिए जैसे कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर कुछ देखते हैं इसकी। जैसे कि टनल डायोड पतले जंक्शन का डायोड होता है, कम फॉरवर्ड बायस पर यह निगेटिव प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। इसे एम्प्लीफिकेशन तथा दोलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर फोटोडायोड का विद्युत निर्गन अधिकतम होगा जब एक, राइट आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि लघु अग्र बायस इसके क्रॉस मौजूद है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जब अर्धचालक डायोड अग्र बायसित होता है तब वह, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, धारा प्रवाहित करता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जैसा कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की उत्पादन आवृत्ति क्या होगी अगर इनपुट आवृत्ति 50 हर्ट्ज है।
सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की उत्पादन आवृत्ति बराबर 2 गुणे सप्लाई आवृत्ति, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर 100 हर्ट्ज आ जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है जैसा कि दोस्तों 3 फेज पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को पहचानिए, मतलब 3 फेज पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को क्या चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 डायोड प्रति फेज इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 डायोड लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका जैसा कि दिया गया है, एक मध्य टेप पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में मध्य टेप और एक द्वितीयक के बीच 100 वोल्ट चरम वोल्टता है, प्रतिलोम अभिनत डायोड के आर पार अधिकतम वोल्टता क्या है। सही उत्तर दोस्तों आप आएगा 200 वोल्ट सही उत्तर होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डायोड 1 डायोड 2 यहाँ पर लगा हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप रिवर्स बायस में डायोड 2 कुल वोल्टेज का मान किरचॉफ के वोल्टेज के नियम की सहायता से ज्ञात किया जाता है। चलिए जो कि दोस्तों आपका इसमें 200 वोल्ट सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर एक 2 मीटर वोल्ट 2 मिली वोल्ट सिग्नल दोस्तों यहाँ 2 मिली वोल्ट सिग्नल 2 वोल्ट आउटपुट उत्पन्न कर रहा है तो वोल्टता का लाभ क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों आपका जो निकल कर आएगा 1000 आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे निकाला गया। जैसे कि वो दोस्तों वोल्टता लाभ यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट अपान इनपुट, यहाँ पर आउटपुट 2 दिया गया है और इनपुट का मान 2 गुणे 10 की घाते -3 जो मिली होता है इसी को 10 की घाते -3 लिख लेंगे दोस्तों। इसे ऊपर करेंगे तो आपका जो ऐसे हल करेंगे तो आपका जो 1000 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला है जैसे कि आरसी युग्मित प्रवर्धक में निम्नांकित में से कौन सा घटक संकेत के हार्मोनिक विरूपण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं आरसी युग्मित प्रवर्धक में ट्रांजिस्टर घटक संकेत के हार्मोनिक विरूपण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। ट्रांजिस्टर हार्मोनिक उत्पादन का कारण होता है। अगला प्रश्न, अगला है जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आधार उत्सर्जक संधि के साथ समांतर में लगा एक पश्च बायसित डायोड तापक्रम में हो रहे बदलावों से डैश में होने वाले बदलाव से परिपथ को असंवेदनशील बना देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ICO इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं आधार उत्सर्जन संधि के साथ समांतर में लगा एक पश्च बायसित डायोड तापक्रम में हो रहे बदलावों से आई में होने वाले बदलावों से परिपथ को असंवेदनशील बना देता है। अगला प्रश्न, अगला जैसा कि किस प्रकार के लाभ हेतु CB विन्यास यानी कॉमन बेस विन्यास का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विभव इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, RF पर हम प्रयुक्त करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ट्यूनिंग सर्किट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न है 85% दक्षता वाला ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्लास C इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि क्लास A में जो होता है 30 से 50 और क्लास B में जो होता है 78 से 78.5% और क्लास AB की क्षमता जो होती है 50 से 60 तक होती है और C में जो होता है 85% वाला होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है कॉमन बेस एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में फेज अंतर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 0 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है एक एकीकृत परिपथ यानी IC चिप संयोजन अग्रों डैश से बने होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं एकीकृत परिपथ में एक्टिव तथा पॉजिटिव घटक एक अर्धचालक क्रिस्टल से बनाए जाते हैं, जो कि IC में सिलिकॉन की एक ही क्रिस्टल चिप होती है जिसका क्षेत्रफल 1.27 मैक्सिमम और 1.27 मिनिमम या इससे भी कम हो सकता है। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न है किसी एम्पलीफायर में आवृत्ति डिस्टॉर्शन का कारक होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए प्रतिक्रिया तत्व इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं इसलिए चिन्ह लगा देता हूँ कि आपको PDF दे दूँ तो वहाँ पर आपका इसमें चिन्ह लगा हुआ मिले, इसलिए मैं आपको यहाँ पर चिन्ह लगा कर देता हूँ। चलिए अगला प्रश्न,
जैसे कि अगला प्रश्न है, एक एसीआर का उदाहरण है एक एसीआर का एक उपकरण है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अर्ध नियंत्रित इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एसीआर एक अर्ध नियंत्रित युक्ति होती है जो कि अर्ध चक्र के लिए ऑन तथा अर्ध चक्र के लिए ऑफ हो जाती है। यह एक डायोड की भांति कार्य करती है। अंतर इतना है कि इसमें स्विचिंग प्रतिक्रिया के लिए अतिरिक्त टर्मिनल गेट होता है, अर्थात यह भी एक दूसरी यानी यूनिडायरेक्शनल युक्ति है। यह 3 टर्मिनल और 4 परत वाली युक्ति होती है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एसीआर एक डैश डैश स्विच है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए एक दिशी स्विच है। इसमें जो है 4 लेयर होती हैं और 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल होते हैं जो कि एनोड, कैथोड, गेट होते हैं। इसका सिंबल भी आप याद रखिएगा। और एसीआर का उपयोग मशीनों की गति नियंत्रण और दृष्टिकारी स्विच के रूप में रिले एवं ऊष्मा नियंत्रण आदि में करते हैं। अगला प्रश्न, जेएफईटी को डैश डैश ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर इसे कहते हैं। जैसे कि जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यह तीन सिरों वाली एक ध्रुवीय यूनिपोलर ठोस अवस्था युक्ति है। इसमें धारा का प्रवाह केवल एक ही प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा होता है, इसलिए यह एक ध्रुवीय युक्ति कहलाती है। इसके 3 टर्मिनल ड्रेन, गेट तथा सोर्स होते हैं। इसका उपयोग कंप्यूटर की मेमोरी परिपथों में होता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, दिए गए फ्लिप फ्लॉप परिपथ का तर्क व्यवहार है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि टी फ्लिप फ्लॉप इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप में टॉगल या चेंज केस की योग्यता होती है और जेके फ्लिप फ्लॉप में इनपुट को टी फ्लिप फ्लॉप बनाया जा सकता है। और टी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल यहाँ पर देख सकते हैं, यानी सत्यता सारणी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बाकी आप समझ लीजिएगा। जैसा कि आपका अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या 1011 डेसिमल तुल्यांक डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 पहले लिख देंगे, फिर 2 की घाते 4 कितने हैं, 4, 2 की घाते 4, 2 की घाते 3, 2 की घाते 2 और 2 की घाते 1, 2 की घाते 0, इसको हल कर लेंगे तो आपका 27 सही उत्तर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, 26 बेस में 10 को बाइनरी पद्धति में लिखा जाता है। दोस्तों इसको बाइनरी अंक में लिखने के लिए इसको 2 से भाग देते चलेंगे। यहाँ पर जो इधर से मान आएगा यही आपका उत्तर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम से ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 77 नियम 77 के तहत इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि देख सकते हैं आप, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार रूल 75 में दिया गया सिरुपुरी लाइन में जोड़ बनाने के लिए, और 1977 रूल में दिया गया है ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि की ऊंचाई, और 85 में दिया गया है खंभों के बीच के अधिकतम अंतर, और 92 में दिया गया आसमान विद्युत से सुरक्षा। ये सारे दिए गए हैं, आप इन्हें याद रखिएगा, ये पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए, जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग के सिंगल फेज परिपथ में लघुपथ यानी शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक यानी कंडक्टर्स एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं। इसका कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बलवान चुंबकीय क्षेत्र इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं, सीढ़ी कक्ष की वायरिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी द्विमार्गी स्विच का प्रयोग हम करते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक डीसी जनरेटर इनमें से कौन सा पूर्ण भार पर 0 वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी योगात्मक कंपाउंड इसका राइट आंसर है। जैसा कि आप देख सकते हैं,
इसलिए इसमें यहाँ पर देख सकते हैं योगात्मक कंपाउंड डीसी जनरेटर पूर्ण भार पर शून्य वोल्टता नियमन उपलब्ध करा सकता है। इसलिए इसमें योगात्मक मिश्र डीसी जनरेटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड बढ़ता है। अगला प्रश्न, चार ध्रुव वाला यानी 4 पोल वाला डीसी जनरेटर जो है 1800 आरपीएम पर चल रहा है तो आर्मेचर में धारा की आवृत्ति क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, यहाँ पर आवृत्ति आपको निकालना है। n बराबर 120 F/P फार्मूले पर मान रखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कितना आंसर आता है। दोस्तों इसमें 60 सही उत्तर निकल कर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर इसमें 60 कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि इसमें आप हल करें तो 60 हर्ट्ज उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि देख सकते हैं एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में डेड डैश क्या होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि दोस्तों क्षेत्र वाइंडिंग को बाह्य डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में किसके संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा में उल्टा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मोटर आर्मेचर टर्मिनल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर आर्मेचर टर्मिनल संयोजन को विपरीत मोटर की घूर्णन दिशा को विपरीत किया जाता है। जैसे कि दोस्तों डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड नियंत्रण विधि तीव्र परिवर्तन भारों हेतु उपयुक्त है। शंट मोटर की गति नियंत्रण, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर शंट मोटर का यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पस ईएमएफ बराबर 1/2 गुणे सप्लाई वोल्टेज इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि देख सकते हैं दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुकोल्ज रिले इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं बुकोल्ज रिले आंतरिक दोष के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, यह एक गैस प्रचालित रिले होती है। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर में इनपुट धारा जो है आई और आउटपुट धारा जो है IB और इनपुट वोल्टेज जो है VA और आउटपुट वोल्टेज जो है VB के बीच क्या संबंध है। सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं वोल्टेज इंटू धारा बराबर वोल्टेज इंटू धारा यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है जो समान समान F आवृत्ति यानी आवृत्ति पर परिपथ एक दूसरे परिपथ को शक्ति स्थानांतरित करती है। P1 बराबर P2 यहाँ पर इसका फार्मूला भी देख सकते हैं। VI यहाँ पर इसका दिया गया है, यहाँ पर VA IA cos फाई बराबर VB IB cos फाई, यहाँ पर cos फाई कट जाएगा तो आपका उत्तर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं आप आपका जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि इनपुट वोल्टेज की तुलना में आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि देख सकते हैं इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज की तुलना में कम होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जैसे कि दोस्तों चल लव आकर्षण प्रकार के उपकरण का विक्षेपण बल आघूर्ण डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं चल लव यानी मूविंग आयरन उपकरण का स्केल आरेखी यानी नॉन लाइनर होता है। पॉइंटर के नियंत्रण हेतु स्प्रिंग प्रयोग किया जाता है। नियंत्रण आघूर्ण को T से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, अगला है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है शिखर से शिखर यानी पीक टू पीक ऊर्मिका वोल्टता मापने के लिए कौन से साधन का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी CRO इसका सही उत्तर होगा।
जैसा कि दिया गया यहाँ पर, जब एसी शक्ति का रूपांतरण डीसी शक्ति में किया जाता है तो डीसी शक्ति में कुछ अंश एसी का भी प्राप्त हो जाता है, जिसे उर्मिका यानी रिपल कहते हैं। इसे फिल्टर के माध्यम से कम किया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसे कि शंट फील्ड प्रतिरोध के मापन के लिए सबसे उपयुक्त मीटर कौन सा है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ओम मीटर इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका, जैसे कि देख सकते हैं, एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर के घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र की गति और शाफ्ट घूर्णन के बीच का अंतर क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्लिप इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में 3 फेज सप्लाई दी जाती है तो घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह क्षेत्र जिस गति से घूर्णन करता है उसे तुल्यकालिक गति कहते हैं। प्रेरण मोटर को रोटर हमेशा तुल्यकालिक गति से कम गति पर कम गति करता है तथा इन दोनों गतियों के अंतर को स्लिप कहते हैं, इसको आरपीएम के पदों में व्यक्त किया जाता है। अगला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग कैसे किया जा सकता है? इसका राइट आंसर जो कि देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जो कि एक 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों 3 फेज मोटर के स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग को 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री पर संतुलित किया जाता है, जिसके कारण स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। यह फील्ड मोटर के रोटर से लिंक्ड होती है, जिसके कारण स्टार्टिंग बलाघूर्ण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे 3 फेज प्रेरण मोटर स्वचालित होती है। अगला है, जैसे कि दोस्तों 4 पोल और 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर 1455 आरपीएम की गति से चलती है। इस स्थिति में घूर्णक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति कितनी होगी? सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, n बराबर 120 F/P, यहाँ पर मान रखेंगे तो 1500 निकल कर आएगा। फिर स्लिप निकालेंगे तो NS माइनस NR/NS, यहाँ पर मान रख देंगे तो 0.03 स्लिप आ जाएगी। फिर रोटर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो आपका यहाँ पर एस स्लिप गुड़े स्टेटर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे तो आपका 1.5 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल मोटर की गति का नियंत्रण डैश द्वारा किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, टेप किए गए क्षेत्रीय परिवेष्टनों द्वारा क्षेत्रगत सतत परिवर्तन के बढ़ाव घटाव इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसके और कुछ विधियां हैं, जैसे कि दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म द्वारा और प्रतिरोध विधि द्वारा और फील्ड टैपिंग विधि द्वारा इसकी गति को नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों अगला प्रश्न, स्टेपर मोटर ज़्यादातर के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल सिस्टम अनुप्रयोग के लिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका प्रचालन डिजिटल संकेत के माध्यम से होता है। इसमें मल्टीफेज तथा मल्टीपोल होते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि देख सकते हैं आपको अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, छादित मोटर में छादित कुंडली का उद्देश्य होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना, इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर पूरी जानकारी आप देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क का फार्मूला दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, बड़े व्यास वाले एक अल्टरनेटर जिसमें प्रमुख ध्रुव के साथ घूमने वाली फील्ड होती है, उसमें रोटर डैश पर चलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, धीमी गति से चलता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यह रोटर सेलियन टाइप का होता है, जिसका व्यास अधिक तथा अच्छी लंबाई कम होती है। इसकी गति 100 से लेकर 1500 आरपीएम तक होती है। इसमें ध्रुवों की संख्या अधिक होती है। इसका फार्मूला देख सकते हैं, 120 F/P होता है। और इसमें उच्च गति प्रकार के रोटर को नॉन सेलियंट या बेलनाकार यानी नॉन सेलियंट सिलेंड्रिकल कहा जाता है। इसकी अच्छी लंबाई अधिक तथा व्यास कम होती है। इसकी गति 1500 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक होती है। अगला प्रश्न, जैसे कि आपको अगला प्रश्न दिया गया है,
निम्नलिखित रोटर में किस स्लॉट को इसकी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी हुई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बेलनाकार पोल प्रकार के रोटरों में इसका सही उत्तर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। जैसा कि दोस्तों उच्च गति पर चलाने के लिए इसमें प्रायः 2 या 4 ध्रुव होते हैं और परिधि वेग को कम करने के लिए रोटर का व्यास कम परंतु अच्छी लंबाई अधिक रखी जाती है। बेलनाकार रोटर के पटल जिसमें 2/3 भाग पर स्लॉट बने होते हैं जिसमें क्षेत्र कुंडलन डाली जाती है तथा 1/3 भाग बिना स्लॉटों के होता है जो ध्रुव का कार्य करता है। अगला प्रश्न अगला है, जैसा कि देख सकते हैं आप, एक अल्टरनेटर का वोल्टेज विनियमन कम होता है जब लोड सर्किट में डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, घटता हुआ पावर फैक्टर इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर पर धनात्मक होता है, वोल्टेज रेगुलेशन धनात्मक, ऋणात्मक व जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर हो सकता है। वोल्टता नियमन बराबर देख सकते हैं अब नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड गुणे 100 इसका फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस इंसुलेटर बड़ी विद्युत मशीनों में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हीट रेजिस्टेंस हीटिंग इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक मोटर कन्वर्टर सेट डेड डैश का संयुक्त रूप होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोटर और जनित्र इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप पूरी जानकारी देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि दोस्तों इस यहाँ पर जनरेटर और मोटर लगे हुए हैं, इनको कपल करके बनाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं मोटर जनरेटर सेट मोटर कन्वर्टर का प्रयोग अधिकांशतः इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं बैटरी आवेशन यानी बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लैप और तरंग कुंडली में पश्च ईएमएफ यानी बैक पिच और अग्र अंतराल यानी फ्रंट पिच संख्याएं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, विषम होनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों आप फ्रंट पिच बैक पिच के बारे में जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि हम फ्रंट पिच के बारे में बात करें, प्रथम कुंडली के द्वितीयक चालक तथा द्वितीयक कुंडली के प्रथम चालक के बीच की दूरी को फ्रंट पिच कहते हैं। अब बैक पिच के बारे में देख सकते हैं आप, जैसे कि प्रथम कुंडली के प्रथम चालक तथा प्रथम कुंडली के द्वितीय चालक के बीच की दूरी को बैक पिच कहते हैं। अगला प्रश्न अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिष्ट धारा यानी डीसी मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बैक पिच छोटा है फ्रंट पिच से। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक पिच फ्रंट पिच से छोटा है और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में बैक पिच फ्रंट पिच से बड़ा होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाइंडिंग में कॉइल यानी कुंडली में शुरुआत और आखिरी किनारे कई कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी से जुड़े होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में कॉइल के दोनों सिरों के बीच कई सेगमेंट का अंतर होता है। जैसे कि 4 पोल मशीन में यह अंतर कम्यूटेटर पर लगभग 180 डिग्री का होता है और 6 पोल मशीन में लगभग 120 तथा 8 पोल की मशीन में लगभग 90 डिग्री का अंतर होता है। अगला प्रश्न, शॉर्ट पिच वाइंडिंग में विधि में बिना चिंगारी के कुंडली की चौड़ाई डेड डैश की चौड़ाई से कम रखी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पोल इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम देखते हैं इसमें, यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से कम हो तो वाइंडिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहलाती है। अधिकांश मोटर में शॉर्ट पिच वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसके निम्न लाभ हैं, जैसे कि तांबे की बचत होती है, मोटर की दक्षता बढ़ती है और वाइंडिंग कम स्थान घेरती है। अगला प्रश्न अगला है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, वो वाइंडिंग जिसमें प्रत्येक स्लॉट में केवल एक साइड होती है उसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एकल परत वाइंडिंग इसे कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर दिया गया है
पोल पिच Z/P चालकों की संख्या या स्लॉटों की संख्या यानी ध्रुवों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जैसे कि 10 मीटर गुणे 4 मीटर आकार का एक कमरा 150 वाट के 10 लैंपों द्वारा प्रकाश युक्त किया जाना है। प्रत्येक लैंप का MSCP 300 है तो डिप्रिसिएशन फैक्टर 0.8 और यूटिलाइजेशन फैक्टर 0.5 माने तो फर्श लगभग उत्पादित औसत प्रकाश कितना करेगा। सिंपल सा होता है दोस्तों, जैसा कि हम इसमें बात करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका पूरा मान रखते चले आना है। आपका यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आ जाएगा आप यहाँ पर इसे देखकर हल कर सकते हैं। जैसे कि आपका उत्तर आ जाएगा 942.47 लक्स इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप इसे आराम से पेन और कॉपी लेकर इसे ज़रूर हल करें, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जो कि दोस्तों UPPCL के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं, जो कि उसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी अच्छी होती है और इसमें सवाल भी काफ़ी अच्छे आते हैं। इसलिए आप दोस्तों आपको कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, हर एक प्रश्न को आपको हल करना है। अगला है जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं प्रदीपन इंजीनियरिंग में प्रत्यावर्तन कारक को किस प्रकार के परिभाषित किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं परिवर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विद्युत वायरिंग में डैश रंग का तार ग्राउंडिंग के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हरा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अर्थ के लिए हरा करते हैं और न्यूट्रल के लिए काला किया जाता है। RYB जो होता है ये फेज के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण जुड़े होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए समांतर में जुड़े होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सीढ़ी की वायरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टू वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं, सीढ़ी वायरिंग में इस प्रकार की होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये इसका मानदंड नहीं है और ये सभी हैं जैसे कि सुरक्षा भी होनी चाहिए, लागत भी होनी चाहिए, दिखावट भी अच्छी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, बाकी दोस्तों और भी दिए गए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धागा इसका प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि दोस्तों चिपकने वाला टेप का प्रयोग करते, ड्राइंग पिन्स का और क्लिप्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, एक स्विच को हमेशा डैश श्रृंखला में जोड़ा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फेज तार में हमेशा इसको जोड़ते हैं। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीनों और यंत्र रचनाओं का मोशन फीड करने हेतु विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिकल ड्राइव इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं आप AC ड्राइव को स्थिरांक वोल्ट प्रति हर्ट्ज अनुपात के साथ वेरिएबल वोल्ट वेरिएबल आवृत्ति बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप मोटर में मौजूदा फ्लक्स को स्थिर रखा जा सके, इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी जानकारी दी गई है, आप देख लेना। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है, हम इसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युत रोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत रोधी पदार्थ का मान मतलब विद्युत रोधी प्रतिरोध का मान डैश से कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 0.5 मेगा ओम इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि आपका दिया गया है समान लंबाई और विशिष्ट प्रतिरोध परंतु 3% निम्नतर व्यास सहित एलिमेंट का उपयोग करते हुए आप किस वैद्युतिक हीट टोस्टर को एलिमेंट को बदलते हैं। एलिमेंट को बदलने के बाद कार्यकारी तापमान का क्या होगा।
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तापमान लगभग 3% बढ़ेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैसा कि किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारी कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ट्रमलर प्रकार का, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, फूड मिक्सर की गति की रेंज क्या होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3000 आरपीएम से लेकर 14000 आरपीएम तक होती है। फूड मिक्सर में यूनिवर्सल मोटर प्रयुक्त किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर जो है एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर कार्य कर सकती है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, किस विद्युत उत्पादन संयंत्र की संचालन लागत न्यूनतम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें ना कोई ईंधन लगता है, जैसा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जल की स्थितिज ऊर्जा अथवा गतिज ऊर्जा को विभिन्न उपकरणों की सहायता से विद्युत ऊर्जा में बदले हैं, यानी बदलते हैं, जैसे कि अर्थात इस पावर प्लांट में ईंधन के रूप में जल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 33 किलो वोल्ट, इसका राइट आंसर होगा। जबकि भारत में दोस्तों 11 किलो वोल्ट होता है, और इसकी भारत में मानक आवृत्ति जो होती है 50 हर्ट्ज होती है, ±3% ऊपर नीचे हो सकता है। अगला प्रश्न, किस बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सर्ज टैंक पेनस्टॉक से प्रवाहित होने वाली पानी से बचाता है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से प्रदूषण नहीं होता है, तथा इस प्लांट की दक्षता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों क्या देखते हैं इसमें, जैसे कि दोस्तों ऊर्जा के किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही है दोस्तों। इसमें वे सक्षम है, ये भी सही है। इसमें उनके स्थान पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये भी सही। जबकि दोस्तों इसमें जो सही नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, वे उच्च प्रदूषण का कारण बनते हैं और उनका ऑपरेशन शोर भरा होता है, ये गलत है आपका। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ईंधन सेल उच्च प्रदूषण का कारण नहीं बनते हैं और इनका प्रचालन शांति भरा होता है, और इसलिए यह कथन गलत है। इसलिए सेल को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में पावर सप्लाई के लिए तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे रेडियो, घड़ी, टॉर्च इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आईई नियमों के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन के लिए निम्नतम कंडक्टर का जमीन के ऊपर अंतर कितना होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 20 फीट ऊपर होना चाहिए। अगला प्रश्न, वायुमंडल की भौमिक स्थिति, संवाहक की सतह की स्थिति और संवाहक और लाइन वोल्टेज मानों के बीच की दूरी डैश उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कोरोना, इसका राइट आंसर है। चलिए जैसा कि हम कोरोना के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोरोना उच्च वोल्टता वाली लाइनों में चालक तारों के चारों ओर बैंगनी रंग का धुंधला प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जैसा कि दोस्तों स्किन प्रभाव इस कारण निर्भर करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी पर, जैसे कि चालक के आकार पर, पदार्थ के प्रकार पर और चालकों के व्यास पर, सभी पर निर्भर करता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेहो रिले की वरीयता दी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि डी है, जैसे कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए जैसा कि मेहो रिले जो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज तथा अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त होती है, यह एक प्रतिबाधा रिले है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को किसमें सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्षरण, इसका राइट आंसर है। क्षरण से बचाने के लिए इस्पात पोल के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न, अगला है, जैसा कि निम्न में से कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आर्मरिंग, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
कोई केबल को YFY के रूप में डिजाइन किया गया है, यह क्या इंगित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ताम्र चालक XLPE रोधन प्लेट आर्म्ड PVC शीट इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है न्यूट्रल मतलब नीला होता है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। फ्लेक्सिबल केबल के महीन तारों के समूह के रूप में इकट्ठा कर अचालक आवरण चढ़ाकर बनाई गई केबल होती है। अगला प्रश्न, फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंडिंग का प्रकार इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं, ρL/A होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, वितरण प्रणाली के निम्नलिखित में से किस भाग को एक कंडक्टर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सब स्टेशन या स्थानीयकृत जनरेटिंग स्टेशन को उस क्षेत्र से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जानी है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर बी, फीडर इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आप फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विसमैन के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बिजली वितरण लाइन के कंडक्टर का आकार किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, करंट ले जाने की क्षमता इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, आरसीसी पोल का प्रयोग डेड डैश लाइन के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 33 किलोवोल्ट तक इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई की कार्य प्रणाली डेड डैश पर आधारित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चापर सिद्धांत इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, UPS का पूरा नाम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि अनट्रीटेबल पावर सप्लाई इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर पावर सप्लाई कट जाने पर बहुत सूक्ष्म समय में दूसरे पावर सोर्स को ऑन कर देना होता है। अगला प्रश्न, DC मोटरों की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अर्धचालक उपकरण यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों इसके इस्तेमाल के लिए CR, UJT और MOSFET इत्यादि का प्रयोग करते हैं हम। अगला प्रश्न, जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, DC ड्राइव सिस्टम की गति नियमन इकाई फीडबैक सिग्नल के साथ ऑपरेटर के निर्देशांकों का मिलान करती है और उचित सिग्नल किसको भेजती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फायरिंग सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, DC ड्राइव सिस्टम की गति नियमन इकाई फीडबैक पुनः निविष्ट यानी के साथ ऑपरेटर को निर्देशकों को मिलान करती है और उचित सिग्नल फायरिंग सर्किट को भेजती है। दोस्तों ये थे आपके प्रश्न, जो कि 150 से ज़्यादा प्रश्नों को हमने हल किया है। और दोस्तों इसकी PDF के लिए आप KK एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल को, टेलीग्राम जो चैनल है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी PDF दे दी जाएगी। वहां पर बहुत सारी PDF है, आप उन्हें भी डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। चल दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।